मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी में है मां हिंगलाज मंदिर। इस मंदिर को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है। कहते हैं कि यहां आकर जो भक्त पूरे मन से मां की आराधना करता है, मां उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। जहां मां हिंगलाज मंदिर के तार सरहद पार पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मां हिंगलाज का मंदिर है। देखिए मां के अनूठे धाम की अनोखी दास्तान। 52 शक्तिपीठों में से एक है मां हिंगलाज शक्तिपीठ। खास बात यह है कि आस्था भक्ति के इस केंद्र के तार सरहद पार भी जुड़े हैं। यूं तो हिंगलाज शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी में स्थित है, लेकिन इसका एक भाग पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इसे ज्योति स्वरूप में संत भगवान दास यहाँ ले आए थे, क्योंकि उनके स्वप्न में मां हिंगलाज ने दर्शन दिए थे और बलूचिस्तान से बाड़ी लाने का निर्देश दिया था। महाराज जी हिंगलाज माता को वहां से लाए थे और लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ एक बढ़िया बनी थी, वहीं पर वो ज्योति समाहित हुई और तब से ये मां हिंगलाज शक्तिपीठ जो भारतवर्ष में ये बाड़ी नगर में एकमात्र शक्तिपीठ इस नाम से है। कहते हैं मां अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं, अगर श्रद्धालु पूरे मन से इस मंदिर में आकर मां हिंगलाज की आराधना करें। यहाँ देवी माँ का एक दिव्य स्थान है। यहाँ पर जो भी अपन मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होती है। यहाँ शक्तिपीठ में जो भी सच्चे मन से आकर अपनी प्रार्थना अपनी हाजिरी लगाता है, उसकी मनोकामना मां भगवती अवश्य पूरा करती है। मां हिंगलाज के मंदिर को लेकर कई चमत्कारों का दावा भी किया जाता है। कहते हैं इस खास जगह पर जब मां आई थी तो किसी का आना जाना नहीं था, केवल संत सरीखे लोग ही यहाँ रहते थे और मां की साधना करते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मंदिर बना तो कई चमत्कार भी इससे जुड़ते गए। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि मंदिर परिसर को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी माना जाता है। मंदिर प्रांगण में ही महात्मा भगवान दास और पीर बाबा की समाधि एक साथ बनी हुई है। प्राचीन मंदिर में आस्था की छटा तो देखने को मिलती ही है। यहाँ एक प्राचीन शंख भी है जिससे राम नाम की ध्वनि निकलती है। ये भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। नवरात्र में इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर इस दौरान सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत से भक्त मां की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र के चौथे दिन यानी कल मां कुष्मांडा की आराधना की जाएगी। पंडित शैलेंद्र पांडे से जानते हैं क्या है मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने का विधि विधान। हरे वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा ये आप अर्पित करें। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः। ओम कुष्मांडा दैव्ये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। चलिए अब बात काशी की कर लेते हैं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज महज 5 घंटे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने काशी को 8 परियोजनाओं की सौगात दी और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में सबसे खास है वाराणसी कैंट से गदौलिया के बीच बनने वाला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भारत का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जो काशी वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा और शहर में सहूलियत भरे सफर को आसान करेगा। मेरा पथ तो प्रकाश का है, के भारत में रवायात परंपरा का निर्वहन। 5 घंटे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गए पीएम मोदी ने काशी के लोगों के लिए 28 परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने इस दौरान 180 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि 1600 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सबसे खास रहा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शिलान्यास। ये भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो 644 करोड़ की लागत से 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ये रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाराणसी कैंट से गौदौलिया के बीच 3.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू होने के बाद कैंट से गौदौलिया के बीच की दूरी मात्र 15 से 16 मिनट में तय की जा सकेगी, जबकि अभी हैवी ट्रैफिक की वजह से 45 मिनट तक का समय लग जाता है। इसके लिए कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे। यात्रियों को हर 1.5 मिनट पर केबल कार की सुविधा मिलेगी।
रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शिलान्यास के अलावा पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को सौर ऊर्जा, एटीसी टावर, जल कल समेत तमाम परियोजनाओं की सौगात दी। कैन एंड टीवी, टीवी हारेगा, भारत जीतेगा। और जैसा आपने कहा, टीवी हारेगा, दुनिया जीतेगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंचकर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को 1780 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने से पहले पीएम मोदी ने वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने टीबी हारेगा, भारत जीतेगा का नारा दिया। काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है, उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि साल 2025 तक भारत से टीबी को जड़मूल से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोदी ने कहा कि टीबी की रोकथाम से जुड़ी 80% दवाएं आज भारत में ही बन रही हैं। उन्होंने कहा कि टीबी की रोकथाम के लिए जन भागीदारी और जन जागरूकता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की। इस वीकेंड दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना ही रहने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से गर्मी दूर ही रहेगी। बेशक मौसम सुहावना है, लेकिन यही बेमौसम बरसात किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार के बाद ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ हो जाएगा और गर्मी फिर से लौटेगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में तापमान गिरने लगा है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। आज सुबह से ही हमने देखा कि बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। इसका कारण है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर पहुंचा हुआ है। उसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं, वो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों के प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में आज ये बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बदलते मौसम के बीच दिल्ली एनसीआर में वीकेंड को लेकर अनुमान जताया गया है। 25 और 26 मार्च को आसमान में काले बादल छाए रह सकते हैं और कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया है। अभी आप मेरे पीछे एक बार मौसम का नजारा देख लीजिए, किस तरह से बारिश आना शुरू हो गया है। आसमान में आपको काले बादल नजर आएंगे, वहीं हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें हैं वो भी अब नजर आने लगी है। इस तरह से दिल्ली के मौसम ने फिर एक बार करवट ली है, जिससे जो तापमान है उसमें भी कमी देखी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के भी कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 मार्च को कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है और ऊंचाई वाले इलाकों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी भी हो सकती है। कहीं कहीं जो ओलावृष्टि है उसकी संभावना है, तो उसके लिए थोड़ा हमने वार्निंग डाली है कि जो लाइटनिंग है या हेल स्टॉर्म है या आप एक ओलावृष्टि है, तो वो जो है आपको 24 और 25 में इन 2 दिनों में कहीं कहीं पर हिल्स में या इवन प्लेन्स में भी तो उसके मिलने की भी संभावना है एका दुक्का जगहों में। कुल मिलाकर बदलते मौसम से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम साफ हो जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ देहरादून से अंकित, गुड न्यूज टुडे। अपनी कमजोरी को ही अगर आप ताकत बना लेते हैं तो आपकी जीत पक्की है।
कम से कम आप हौसले की जंग तो जीत ही लेते हैं। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपको मेरठ की एक ऐसी दिव्यांग लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी काबिलियत के दम पर वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। और मेरठ की रहने वाली गार्गी ने हाल ही में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा भी उन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई कामयाबियां हासिल की हैं। ये गार्गी हैं, बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं, बस इशारे समझती हैं। गार्गी ने हाल ही में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा भी उन्होंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई मेडल जीते हैं। गार्गी को इस मुकाम तक लाने में उनके कोच राहुल की भी बड़ी भूमिका रही है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो बात बताने में, समझाने में, ट्रेनिंग देने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी जैसे नेशनल 2022 के नेशनल्स हुए हैं हमारे दिसंबर में, उसमें इसका डेफ कैटेगरी में सिल्वर मेडल आया है। और जिसमें सिल्वर मेडल आया है उसमें पार्टिसिपेटेड जो थे वो ओलंपियन भी थे, जिनको ओलंपिक्स में मेडल भी थे, लेकिन उनको इसने हरा के अपना मेडल विनिंग किया है। और अभी इनका डेफ नेशनल गेम्स थे जो हमारे यहाँ पे मऊ में चल रहे थे, तो वहां पे भी इसने सिल्वर मेडल ही जीता। राहुल ने हमेशा उसे उन लोगों के साथ प्रतियोगिता में खड़ा किया जो हर तरह से सक्षम थे। उसे खिलाड़ियों के जुनून की मोटिवेशनल कहानियां पढ़ने को दी। उसके आत्मविश्वास को हमेशा बढ़ावा दिया। लड़की वो भी दिव्यांग, इस वजह से गार्गी और उसका परिवार अक्सर समाज के निशाने पर रहता था। कोई सिंपैथी दिखाता था तो कोई हंसकर निकल जाता था, लेकिन जब गार्गी ने निशाना लगाया तो अच्छों के तंज और सारे संकट ढेर हो गए। गार्गी के निशाने पर नेशनल चैंपियनशिप के बाद अब ओलंपिक मेडल है और हम उम्मीद करते हैं कि वो मौका भी गार्गी के जीवन में जल्द आएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मेरठ। अगर आपको एक ऐसा घर मिल जाए जिसके लिए न तो आपको बिजली का खर्च उठाना पड़े, न पानी का, आपको शुद्ध हवा भी मिले और सूरज की रोशनी भी, तो आप यही कहेंगे ना कि भाई इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें, और इसी सपने को दरअसल अब पूरा किया जा रहा है। आईआईटी मुंबई के छात्र आपके इसी सपने को सच करने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे तो छात्रों की ये कवायद जीरो डिकैथलॉन प्रतियोगिता के लिए है, लेकिन रिजल्ट सही रहा तो यकीनन दुनिया भर में ऐसे घर की डिमांड बढ़ जाएगी। ये घर अभी आकार ही ले रहा है, लेकिन जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यकीन मानिए सबके सपनों को सच करने जैसा होगा। दरअसल ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर होगा, जहां ना आपको बिजली का खर्चा उठाना है और ना ही पानी का। शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी अलग से मिलेगी। और आपके लिए ऐसा इको फ्रेंडली स्मार्ट घर बनाने की तैयारी में जुटे हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र। हम आईआईटी बॉम्बे परिसर में अभी खड़े हैं और आईआईटी बॉम्बे परिसर में ये इको फ्रेंडली हाउस जो है ये आईआईटी के बच्चों द्वारा बनाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो दीवारें हैं वो सीमेंट और ईंटों से नहीं बल्कि जो एग्रो वेस्ट होता है उससे बनाई गई हैं। वहीं इस घर में सारे इको फ्रेंडली चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिससे इस घर को बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जब ये पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पानी जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है जब घर बनाया जाता है, तो पानी को किस तरीके से कम यूज करना है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। रिसाइकल किया जाएगा पानी को घर बनाते समय, इसके लिए भी सिस्टम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस पूरे घर में बनाने के लिए लगाया गया है वो है नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन छात्रों से ही इस कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं नेट जीरो एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि बारिश के दिनों में बिजली का इंतजाम कैसे होगा, इसका इंतजाम भी है इनके पास।
सीमेंट का यूज़ यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन में कर रहे हैं, जहाँ पे हम रफ फुटिंग बोलते हैं वो यूज़ किया है इसीलिए। एंड बाकी जो है हम जहाँ पे पानी वॉशरूम्स है, जहाँ पे हम लोग बैटरीज रख रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी इश्यूज़ के लिए हम लोग सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो हमारे वॉल्स है वो इको बोर्ड से बने हैं, दैट इज़ मेड फ्रॉम एग्रो वेस्ट। तो हमारा जो गन्ना होता है, गन्ने को हम लोग कंप्रेस करके बनाते हैं ये बोर्ड्स, और इंसुलेशन के लिए, ताकि मतलब हम लोग जो बाहर जो टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर, घर का टेम्परेचर, उसको अलग कर सके, उसके लिए हम लोग ग्लास वॉल यूज़ करते हैं जो ओवन स्कोरिंग दे रहा है हमें। सो इस तरह से हम लोग जो दीवार है उसके लिए सीमेंट यूज़ नहीं कर रहे, ना ही ईंटें यूज़ कर रहे, और हम लोग वुड से बेसिकली हम लोग घर बना रहे हैं। अब नेट जीरो कार्बन का कॉन्सेप्ट समझिए। घर बनाते टाइम या घर के ऑपरेशनल पीरियड में बहुत सारा कार्बन एमिशंस होता है, CO2 एमिशंस होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें जिससे घर में ना बनाते टाइम और जो घर बनने के बाद जब घर चल रहा है उस टाइम पे जो भी कार्बन एमिशंस हो वो सारा हम और ओवरऑल जीरो कर पाए। इस घर में सीमेंट का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। दीवारों पर सीमेंट की जगह एग्रोवेस्ट का इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर ये घर IIT बॉम्बे परिसर में ही तैयार हो रहा है। बाद में इसे अलग अलग लोकेशन पर बनाने की भी तैयारी है। इन्हें सरकार और अलग अलग संस्थानों से फंड भी मिल रहा है। ये घर बनकर तैयार होगा तो बतौर मॉडल इसे US में आयोजित होने वाली डेकाथलॉन प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया जाएगा। इस घर में बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेशन द्वारा भी चलाई जाएंगी। तो ऐसे में भारत के लिए या मुंबई के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसको ये बच्चे US में जल्द ही रिप्रेजेंट करेंगे। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे G20 मेहमानों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। लोक कला और लोक नृत्य की अद्भुत झलक आपको भी दिखाएंगे। देखिए, यूं तो सियासत और बॉलीवुड का गठजोड़ बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई ऐसी नई तस्वीर सामने आती है तो बन जाता है एक नया अफसाना। कुछ ऐसा ही हुआ जब लोगों ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को परिणीति चोपड़ा के साथ देखा। अब ऐसे में लोग कुछ तो कहेंगे, पर जब परिणीति पर सवाल हुआ तो राघव चड्ढा ने कहा कि आप परिणीति नहीं, राजनीति पर सवाल पूछिए। हेलो सर। हेलो। ये तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर छाई हैं। इन तस्वीरों को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। वैसे सियासत में बॉलीवुड और बॉलीवुड में सियासत का मेल कोई नई बात नहीं, लेकिन जब इस मेल की कोई नई तस्वीर सामने आती है तो सुर्खियां तो बन ही जाती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें बॉलीवुड सियासत के तालमेल की सबसे ताजा बानगी है। दोनों को साथ देखने के बाद लोगों के जहन में इन्हें लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, और जब राघव चड्ढा का पत्रकारों से सामना हुआ तो उनसे इस बारे में सवाल भी पूछ लिया गया, लेकिन राघव ने भी सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी की तरह इस सवाल का जवाब दिया। मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के नहीं। अब ये भी समझ लीजिए इन दोनों को लेकर तमाम तरह की बातें क्यों हो रही हैं। राघव और परिणीति को मुंबई में गुरुवार शाम एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया था। तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। फिलहाल राघव चड्ढा ने इस गॉसिप पर यह कहकर विराम लगा दिया है कि राजनीति पर चर्चा कीजिए, परिणीति पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको विशाखापट्टनम में समंदर के किनारे पतंग उत्सव की रौनक दिखाते हैं। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ये खास पहल की है। देखिए इस अतरंगी काइट फेस्टिवल की एक झलक।
चलिए चाय पर चर्चा में वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। सुहावनी मौसम के साथ आप भी बनाइए अपने वीकेंड को शानदार। और हम आपसे मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, मौसम सुहावना है इसलिए ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो वो मंडे शाम 5 बजे वाली चाय हमारे साथ एक साथ पियेंगे गुड न्यूज टुडे पर।